हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? एज यूजुअल अच्छे हैं? ठीक है, वेरी गुड। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक है, मेस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। तो आज हम सब लोग जो हैं उसको देखेंगे। मैं आपके सामने वही डिस्कस करने वाला हूँ एंड यू पे योर अटेंशन टुवर्ड्स मी। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज मेस्ट्रुअल cycle in human female। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज मेस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ एंड यू लिसन देम वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू टेल यू दैट द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड मेस्ट्रुअल साइकिल। तो हर महीने जो आने वाला जो साइकिल होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है फीमेल्स के अंदर, उसे हम मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सो व्हाट इज मेस्ट्रुअल साइकिल? इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन कम्स कि ये कब शुरू होता है, कैसे होता है, कौन करता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 11, 12 और 13 ईयर्स ऑफ एज। जब कोई भी लड़की 11, 12 या 13 साल के आसपास होती है तो उस कंडीशन में उस समय उसका फर्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। और ये मेस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं दे आर द ओवरियन हॉर्मोन्स। So you know that what are the ovarian hormones? Ovarian hormones are mainly estrogen and progesterone. So, dear students, menstrual cycle starts at the age of 11, 12 and 13 and that period of starting is called menarche period. तो क्या बोलते हैं जब इसे साइकिल स्टार्ट होता है उसे हम मेनार्च पीरियड कहते हैं। और इस मेनार्च पीरियड में जब ये साइकिल स्टार्ट होता है तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे ओवरियन हार्मोन मेनली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कुछ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स एफएसएच और एलएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके डियर, अब ये जो हमारा साइकिल है ये 28 डेज का होता है आइडियली हम जो कंसिडर करते हैं 28 दिन के साइकिल को कंसिडर करते हैं। हाउ मेनी डेज? 28 डेज। अब ये जो 28 दिन का जो साइकिल होता है इसका जो सेंटर है यानी इसका मिडल ऑफ द जो टाइम होता है दैट इज़ द 14th डे, यानी 28 का मिडल क्या हो गया? 14वां दिन। तो ये जो 14th डे होता है इसमें ओवुलेशन होता है। तो इन दिस प्रोसेस ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज ओवुलेशन इज इनिशिएटेड ऑन द 14th डे। 14वें दिन जो है हमारा ओवुलेशन होता है। इज इट क्लियर डियर? अब ये जो ओवुलेशन होता है ये हमारे फीमेल्स के अंदर अ पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ओवुलेशन के दौरान सिंगल ओवम रिलीज होता है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट ओवरी और आइदर फ्रॉम राइट ओवरी। यानी फीमेल्स की दो ओवरीज हैं। मान लीजिए जनवरी महीने में राइट साइड की ओवरी ने ओवुलेशन किया तो फरवरी मंथ में लेफ्ट साइड की ओवरी ओवुलेशन करेगी। इस तरीके से जो फीमेल ओवरीज होती हैं, राइट ओवरी पूरे साल में 6 बार ओवुलेशन करती है और लेफ्ट ओवरी भी 6 बार ओवुलेशन करती है अल्टरनेटली। पहले महीने में मान लीजिए राइट ने किया तो दूसरे महीने में लेफ्ट करेगी, फिर राइट करेगी, फिर लेफ्ट करेगी। इस तरीके से ओवुलेशन होता है। सो इज इट क्लियर माय डियर? अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा प्यारे बच्चों कि देखिए ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये हमारा मेनार्च पीरियड से शुरू होता है, दैट इज़ द पीरियड ऑफ 11 और 12 ईयर्स और मैक्सिमम 13 ईयर्स ऑफ द एज। और ये मेस्ट्रुअल साइकिल जो है लगभग 48 ईयर्स या 50 ईयर्स के आसपास ये बंद हो जाता है। तो जो मेस्ट्रुअल साइकिल
हमारा 48, 49 या 50 ईयर्स के आसपास जब ये साइकिल सीज होता है यानी कि बंद होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मीनोपॉज। तो ऑनसेट ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च पीरियड एंड द परमानेंटली स्टॉपेज ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनोपॉज। अब ये जो मेनार्च पीरियड और जो मीनोपॉज का जो पीरियड है, इस दौरान हर महीने ह्यूमन फीमेल्स को ये साइकिल आता है एंड दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेस्ट्रुअल साइकिल इज द इंडिकेटर ऑफ हेल्दी रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल। अगर किसी फीमेल को ये रेगुलर साइकिल रिपीटेडली आ रहा है, हर 28-29 दिन के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो उसको हम हेल्दी रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं उसकी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैंने आपसे कहा कि आइडियली हम 28 डेज़ को कंसिडर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 28 डेज़ में आएगा। हो सकता है ये 30 डेज़ में आए, 31 डेज़ में आए, 32 डेज़ में आए, या हो सकता है किसी किसी को 27 दिन में आ जाए या 26 दिन में आ जाए। क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक वैसे तो मशीन की तरह काम करती है, बट इसमें जो प्रोडक्शन है उसका डे फिक्स नहीं होता है। तो लेकिन हम आइडियली 28 दिन का लेकर के चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये सब चीज़ें मैं अभी आपको बोर्ड पे लिखवाने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा कि जब कोई भी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, क्या कहा मैंने? जब कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम मेस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। सो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी menstrual cycle is suspended for 9 months because 9 months is the gestation period of the female और 9 महीने में ही वो बच्चे को जन्म देती है। तो जब से वो गर्भ धारण करती है और जब तक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद भी 3-4 महीने तक उसको साइकिल नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड। ओके डियर, यहाँ तक क्लियर है? अब जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इन्फेंट पैदा हुआ। इन्फेंट कौन होता है? जब बच्चा पैदा होता है उससे 1 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। 1 साल से 3 साल के बच्चे को हम जनरली बेबी कहते हैं और 3 साल से ऊपर के बच्चे को हम चाइल्ड कहते हैं। सो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो जो इन्फेंसी कंडीशन है यानी शुरुआती दौर में पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, जब तक इन्फेंट बाहर की डाइट लेना शुरू नहीं करता है तब तक वो माँ के दूध पर निर्भर रहता है। दिस इज कॉल्ड द लैक्टेशन पीरियड ऑफ द इन्फेंट। तो जब तक इंटेंस लैक्टेशन चलता है, लगातार बच्चा जब तक माँ का दूध पी रहा है तब तक भी मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। सो लैक्टेशन पीरियड में मेस्ट्रुअल साइकिल जब नहीं आता है तो इसको कहते हैं सप्रेशन ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं इसे? सप्रेशन ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल। तो ड्यूरिंग द gestation period यानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मेस्ट्रुअल साइकिल इज सस्पेंडेड फॉर 9 months. During the lactation period it is suppressed and after 50 years of age, that is at the menopause condition, it permanently stops. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये सब चीज़ें बोर्ड पे लिखवाने वाला हूँ। आप अपनी नोटबुक्स और पेन लीजिएगा एंड काइंडली नोट डाउन द कंटेंट। ओके डियर? सो यहाँ पर हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल is called menstrual cycle. So dear, as I told you, is it clear? The reproductive cycle of human female is called menstrual cycle. It starts, ये कब शुरू होता है? जैसे मैंने अभी बताया, it starts at the menarche stage. ये मेनार्च स्टेज जैसा मैंने आपको बताया था, ये 10
सॉरी 11, 12 या 13वां साल होता है जब लड़की का, तब ये शुरू होता है. इट स्टार्ट्स एट द मेनार्ड स्टेज अंडर द influence of ovarian हॉर्मोन्स. मैंने अभी आपको बताया था कि ओवरियन हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं. दीज आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. These are estrogen and progesterone plus gonadotropin hormones जो कि हमारे कौन से होते हैं, FSH एंड LH. FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. यहां तक क्लियर हो गया? ओके. अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं. अब नेक्स्ट जो आता है हमारा कि ये मेनार्ड पीरियड में स्टार्ट हो गया, अंडर द इन्फ्लुएंस है, तो ये कितने दिन का होता है? तो आइडियली इट इज ऑफ 28 डेज, यानी कि लगभग ये 28 दिन का होता है. लेकिन ऊपर नीचे 2-1 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, घबराने की बात नहीं होती है. तो आइडियली वी कंसिडर इट अबाउट 28 डेज. एंड द ओवुलेशन जो होता है, ओवुलेशन अकर्स एट द मिड ऑफ साइकिल, यानी कि 28 दिन का साइकिल है, तो ओवुलेशन कब होगा? इसके मिड में होगा, यानी कि 14वें दिन होगा. दैट इज ऑन 14th डे ऑफ साइकिल. तो 14वें दिन ये ओवुलेशन होगा. और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ओवुलेशन के दौरान सिंगल ओवम रिलीज होता है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट ओवरी और आइदर फ्रॉम राइट ओवरी. तो ड्यूरिंग ओवुलेशन single ovum is released from either of two ovaries, यानी कि आइदर लेफ्ट और आइदर राइट ओवरी से ये रिलीज होता है. यहां तक क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं. रिप्रोडक्टिव साइकिल, दैट इज द मेस्ट्रुअल साइकिल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इज द इंडिकेटर ऑफ healthy reproductive phase of women. So reproductive cycle is the indicator of healthy reproductive phase of women between, ये किस किस के बीच में होता है? between menarche and menopause stage. ओके डियर, यहां तक क्लियर हो गया? मेनार्च और मेनोपॉज के बीच में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, दैट इज द इंडिकेटर ऑफ हेल्दी रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now menstrual cycle is, it is absent
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के दौरान एब्सेंट होता है। सप्रेस्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, and permanently stops at menopause। मेनोपॉज मैंने अभी आपको बताया कि ये 48 से 50 साल के आसपास होती है और इसमें मेस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आना बिल्कुल बंद हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से ये साइकिल बंद हो जाता है। ओके डियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ कि ये जो मेस्ट्रुअल साइकिल है इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती है, कौन कौन सी फेजेस होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमारी 4 फेज होती हैं या 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को हम कहते हैं मेस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। क्या कहते हैं उसको? मेस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, नंबर 1। सेकेंड स्टेज जो आती है दैट इज कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज, या फिर हम उसको पोस्ट मेस्ट्रुअल फेज या प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। थर्ड फेज जो आती है मेस्ट्रुअल साइकिल में दैट इज कॉल्ड द ओवुलेटरी फेज और फर्टाइल फेज। और जो लास्ट यानी कि चौथी वाली जो फेज होती है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज या फिर प्री मेस्ट्रुअल फेज। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं मेस्ट्रुअल साइकिल में और ये चारों ही स्टेजेस 28 दिन के अंदर होती हैं, यानी फ्रॉम डे 1 टू डे 28। तो इन 28 दिन के अंदर ये चारों स्टेजेस होती हैं। अब हम इन स्टेजेस को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ओके डियर, मेस्ट्रुअल साइकिल है इसमें हमारी 4 स्टेजेस हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पहली फेज क्या है? इट इज कॉल्ड द मेस्ट्रुअल फेज या फिर हम इसको ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। सेकंड आती है हमारी जो है दैट इज द फॉलिकुलर फेज या फिर हम इसको पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, या फिर हम इसको प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। तो ये हमारी सेकंड फेज आ गई, यानी सेकंड स्टेज आ गई। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड द ओवुलेटरी फेज या फिर हम इसको बोलेंगे फर्टाइल फेज। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन, इसमें ओवुलेशन होता है यानी कि 14वें दिन। और जो लास्ट वाली जो हमारी आती है जैसा मैंने आपको बताया दैट इज द ल्यूटियल फेज या फिर हम इसको बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज या फिर हम इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल फेज। तो बच्चों ये 4 फेजेस हमारे पास है। तो सबसे पहले जो आती है फेज दैट इज अवर व्हाट? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 28 दिन का जैसे हमारा साइकिल है, ठीक है बच्चों, ये 4 फेज है हमारी। तो सबसे पहले हम आते हैं हम किस पर? सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 दैट इज मेंस्ट्रुअल
फेज यानी कि ब्लीडिंग फेज। अब बच्चों देखिए, ये तुम्हारा मान लीजिए एक साइकिल है, यहां ये डे 1 है और ये डे 14 है और यहां पर हमारा ये डे 28 है, यानी 28वां दिन है। इस साइकिल को हमने 28 पार्ट में मान लीजिए हमने डिवाइड किया। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज है, ये जो फेज होती है हमारी, ये डे 1 से लेकर के डे 4 तक, ये फर्स्ट डे है आपका और दिस इज योर 4th डे। तो ये जो पार्ट है, ये जो पीरियड है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर हम इसको बोलेंगे ब्लीडिंग फेज। ओके डियर। पहले 4 दिन जो होते हैं फ्रॉम डे 1 टू डे 4 इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। इसमें क्या होता है? जनरली इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो वेजाइना से बाहर आता है। और ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जिसको स्ट्रेटम फंक्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेटम फंक्शनल बोलते हैं। तो ब्लीडिंग फेज के अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो रहेगा और वो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है क्यों होता है? क्योंकि उस दौरान जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसके ऊपर ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग स्ट्रेटम फंक्शनल है, ये डीजनरेट कर जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये डीजनरेट क्यों करती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। जब ओवम अनफर्टिलाइज रह जाता है, ओवम फर्टिलाइज हो गया तब तो प्रेगनेंसी रह गई, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ओवम अनफर्टिलाइज रह जाता है, तो अनफर्टिलाइज रहने से क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जो कि ग्रेफियन फॉलिकल से बनता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम यानी येलो बॉडी, वो धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाती है और वो येलो बॉडी जो है वाइट बॉडी यानी कि कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन दिस फेज देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इनटू कॉर्पस एल्बिकन। और ये कब होता है? जब ओवम अनफर्टिलाइज रहता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है? टू रिलीज द प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीशन किसका होता है? प्रोजेस्टेरोन का होता है। ठीक है बच्चों। और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करना। लेकिन जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो अचानक से प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो डिक्लाइन हो जाएगा और इस डिक्लाइन होने की वजह से क्या होगा कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग स्ट्रेटम फंक्शनल अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगी और जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अनफर्टिलाइज्ड एग अलोंग विद एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियल वो बाहर आ जाते हैं थ्रू वेजाइना। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इस दौरान जो ब्लीडिंग होती है फीमेल्स को वो होती है 30 से 50 ml। कितनी होती है? 30 से 50 ml के आसपास ये ब्लीडिंग होती है फीमेल्स के अंदर। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे ही ब्लीडिंग होती है यूट्रस के अंदर जो ब्लड आता है तो वहाँ क्लॉट बन जाना चाहिए, क्योंकि ब्लड जब निकला है बॉडी से तो वो क्लॉट बनाएगा। एंडोमेट्रियल लाइनिंग से जो ब्लड निकला है यूट्रस के अंदर उसको क्लॉट बनाना चाहिए, लेकिन क्लॉट नहीं बनता है। रीज़न क्यों नहीं बनता है? कि जो यूट्राइन वॉल होती है सॉरी तो जो यूट्राइन वॉल है वो लाइटिक एंजाइम रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? लाइटिक एंजाइम को रिलीज करती है और ये लाइटिक एंजाइम क्लॉट को डिसॉल्व कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको रीजंस बताए हैं दे ऑल कम्स अंडर मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। ओके डियर, सो शैल वी गो ऑन? चलिए। और ये सब चीजें जो है हमारी 1 दिन से 4थे दिन तक होती है। ठीक है डियर? Now comes menstrual phase. It lasts for 4 days. ये 4 दिन तक होती है
28 डेज के साइकिल में इट स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1 टू डे 4। देखिए ये इसको 5 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि हमें एक फिगर तो लेनी पड़ेगी। हमने फिगर क्या डिसाइड किया, 28 डेज। तो अब हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये पहले दिन से लेकर के 4 दिन तक की जो स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये इट स्टार्ट फ्रॉम डे 1 टू डे 4। जो इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है इज ड्यू टू degeneration due to degeneration of endometrial lining called, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटम फंक्शनल। तो बच्चों ये जो स्ट्रेटम फंक्शनल है, जब ये डीजेनरेट हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेटम फंक्शनल तो डीजेनरेट हो गई है, लेकिन ये क्यों हुई, कोई तो वजह होगी। तो जनरली क्या होता है, व्हेन ओवम रिमेन्स अनफर्टिलाइज्ड, जब ओवम अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये क्या होगा, डीजेनरेट होगा। ये डीजेनरेट हो जाएगा यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, डीजेनरेट्स एंड चेंजेस टू कॉर्पस एल्बिकेन। अब ये डिजेनरेट हो गया तो कॉर्पस एल्बिकेन में कन्वर्ट हो गया। अब कॉर्पस एल्बिकेन से क्या होगा कि इट स्टॉप्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। अब ये क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा। अब क्या होगा, ड्यू टू दिस, अब नेक्स्ट क्या होगा, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे आ जाएगा, ड्यू टू दिस एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है फेल्स टू मेंटेन एंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग। तो ये होता है जनरली इसमें, ठीक है जी। कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेन में कन्वर्ट हुआ। कॉर्पस एल्बिकेन में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो जो प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर रहा था उसका सिक्रीशन बंद हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बंद होगा, एंडोमेट्रियन के टिश्यूज को, उसके ब्लड वेसल्स को मेंटेन नहीं किया जा सकता, वो रप्चर हो जाते हैं और उनके रप्चरिंग से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर कंसिडर करते हैं। यहां तक समझ आ गया? ओके। अब क्या होता है, अंडर सच कंडीशंस अब इसमें क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग along with endometrial ruptured tissues वो क्या होगा, दे comes out into the uterus। अब क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग है
तो एंडोमेट्रियल के जो रप्चर टिश्यू हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग वो कहाँ जाएंगे, यूट्रस में आ जाएंगे। ठीक है जी। अब यूट्रस में आने के बाद क्या होगा कि मैंने जैसा आपको बताया कि यूट्रस के अंदर पहले ब्लड इकट्ठा हो गया और वो टिश्यूज इकट्ठे हो गए, तो ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा क्योंकि लैक्टिक एंजाइम रिलीज होगी। तो जो ब्लड जो है, ब्लड कमिंग आउट जो होता है वो कितना होता है, 30 से 50 ml होता है। और ब्लड जो है डू नॉट फॉर्म्स क्लॉट, ये क्लॉट नहीं बनाता है। रीजन क्या है, जो एंडोमेट्रियल लेयर है या हम कहेंगे यूट्राइन टिश्यूज जो हैं ये रिलीज करते हैं लाइटिक एंजाइम को। किसको रिलीज करेंगे, लाइटिक एंजाइम को। और ये लाइटिक एंजाइम क्या करती है, डाइल्यूट द क्लॉट, तो ये क्लॉट को डाइल्यूट कर देती है। यहां तक आपको समझ आ गया। ये सारा कुछ हमारा मेंस्ट्रुअल फेज में होता है, ब्लीडिंग फेज में होता है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी फॉलिकुलर फेज। कौन सी आती है, फॉलिकुलर फेज आती है। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, दैट इज सेकंड स्टेज जो आती है, दैट इज फॉलिकुलर फेज या पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज या प्री ओवुलेटरी फेज। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने एक साइकिल आपको ड्रॉ करके बताया था कि ये आपका डे 1 है और ये डे 14 है और ये डे 4 है, ये डे 1 है, ये डे 1 है आपका। तो ये तो हो गया आपकी मेंस्ट्रुअल फेज। अब पांचवें दिन से 13वें दिन तक, फ्रॉम 5th डे टू 13th डे, ये जो पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ठीक है बच्चों, तो डे 5 से लेकर के 13वें दिन तक हमारा जो पीरियड होता है इसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, देखिए फॉलिकुलर फेज में ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये कब स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम डे 5th टू 13th डे ऑफ साइकिल। यानी कि ये जो फॉलिकुलर फेज है ये 5 दिन में 5वें दिन स्टार्ट होगी और 13वें दिन तक चलेगी, यानी कि लगभग 7-8 दिन। ठीक है जी। अच्छा, अब ड्यूरिंग दिस फेज क्या होगा, देखिए बच्चों, इस फेज में जैसे कि आपको पता लग रहा है फॉलिकुलर फेज, तो सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्रो कर जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर टर्शरी फॉलिकल में और लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल में। तो इस फेज के अंदर जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है प्राइमरी फॉलिकल्स टू ग्राफियन फॉलिकल्स, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि इस फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग डैमेज हो गई थी, रप्चर हो गई थी, यूट्राइन टिश्यू, यूट्राइन ब्लड वेसल जो डैमेज हो गए थे मेंस्ट्रुअल फेज में, वो दोबारा से रिपेयर होते हैं, यानी रीजनरेट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ओके डियर, तो ड्यूरिंग दिस फेज, नंबर 1, प्राइमरी follicles grows to ग्राफियन फॉलिकल में ग्रो कर जाएगा, ये पहली बात याद रखिए। दूसरा क्या होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यूज और सेल्स जो है रिपेयर्स वाया माइटोटिक डिवीजन। तो ये दो काम होते हैं, पहला प्राइमरी फॉलिकल्स का ग्राफियन फॉलिकल में बनना और दूसरा एंडोमेट्रियल टिश्यूज का रिपेयर होना। ये दो मेन होंगे। और ये क्यों होते हैं, इसको करने वाला कौन होता है, ड्यूरिंग दिस फेज हमारे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं
गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन से? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि FSH एंड LH, नंबर 1। और नंबर 2 हमारे ओवरियन हार्मोन जो है, जो कि हमारा ईस्ट्रोजन मेन होता है। प्रोजेस्टेरोन वैसे हमारा ओवरियन हार्मोन है, लेकिन फॉलिकुलर फेज में प्रोजेस्टेरोन का कोई खास या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रोल होता है। प्रोजेस्टेरोन का जो मेजर रोल होगा वो होगा आपका ल्यूटियल फेज में। ठीक है बच्चों, अब जो है क्या होगा मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ये दोनों चीज होगी, लेकिन इनको करेगा कौन? इनको इट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GnRH हार्मोन्स। ये GnRH कौन है? FSH एंड LH हार्मोन्स। और दूसरा होता है एंड ओवरियन हार्मोन्स। तो ये दोनों चीजें हमारी होंगी। ओवरियन हार्मोन के अंदर आपका ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन आता है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर रोल होगा वो FSH का होगा, LH का होगा और ईस्ट्रोजन का होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बच्चों आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होगा, फॉलिकल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे, यानी प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में बनेगा, सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल में बनेगा, और टर्शरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में बनेगा। तो जैसे जैसे ये फॉलिकल्स बनते जाते हैं ये ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। तो ग्रोइंग फॉलिकल्स दे रिलीज व्हाट? ईस्ट्रोजन। वो ईस्ट्रोजन को रिलीज करेंगे, और ये ईस्ट्रोजन, सुनिए, ये ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा फॉर माइटोटिक डिवीजन, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग रिपेयर होगी। पहले पड़ गई बात, एक बात। दूसरी बात, ईस्ट्रोजन क्या करता है, जब ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है ओवरी में, तो उसको पुश करेगा ओवरी के सरफेस पर लाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है दो बातों का। जो ईस्ट्रोजन है उसका फंक्शन है, पहला, माइटोटिक डिवीजन ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स टू रिपेयर और टू रीजनरेट दैट लाइनिंग, नंबर 1। नंबर 2, ये ग्रेफियन फॉलिकल जब बन जाता है, जो कि 13वें दिन तक बनता है, उसको बनने के बाद ओवरी के सरफेस तक लेकर के आता है। ये काम होता है ईस्ट्रोजन का। आपको एक चीज मैं और बता दूं कि फॉलिकुलर फेज में 3 हार्मोन्स का लेवल बहुत हाई होता है। पहला ईस्ट्रोजन, दूसरा FSH और तीसरा LH। FSH क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में, फॉलिकल्स को बनाने में मदद करता है। और LH हार्मोन्स इसको ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करने में काम करता है, ताकि वो अंदर से ओवम बाहर निकल सके। अब बच्चों क्या होता है, पीक पर है हमारा FSH और LH और ईस्ट्रोजन, तीनों हार्मोन पीक पर है। अब ये जो ईस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये ओवम को, ग्रेफियन फॉलिकल को ओवरी के सरफेस तक लेकर के आएगा, एक काम। और दूसरा, ईस्ट्रोजन पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देगा। क्या देगा? पॉजिटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से LH हार्मोन रिलीज होगा और ज़्यादा। एक तो पहले ही LH का लेवल बहुत हाई था, और पॉजिटिव फीडबैक मिलने से LH और रिलीज हुआ, तो LH बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसको बोलते हैं LH सर्ज। और ये LH सर्ज ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है, और रप्चर करने के बाद उसके अंदर से ओवम बाहर आ जाता है ओवरी के। ओवम का बाहर आना ही थर्ड फेज यानी कि ओवुलेटरी फेज कहलाता है। इज इट क्लियर माय डियर? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये हो गया हमारा। अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारा आएगा जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं हमारे, ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रीट्स या रिलीज ईस्ट्रोजन। क्या रिलीज करेंगे? ये ईस्ट्रोजन को करेंगे। अब ईस्ट्रोजन के दो काम होंगे। पहला, इट स्टिमुलेट्स
mitotic division of endometrial tissues to repair endometrial lining plus uterine blood vessels। तो इनको रिपेयर करेगा ये, साथ के साथ ये काम और करेगा थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल, उसको भी थिक करेगा, एंडोमेट्रियल लेयर को थिक करेगा। और दूसरा ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, इट पुशेस द मैच्योर ग्राफियन follicle to the surface of an ovary। तो ये दोनों काम ये करेगा ईस्ट्रोजन। अब ड्यूरिंग दिस स्टेज ईस्ट्रोजन, FSH एंड LH, इनका लेवल क्या होगा, हाई लेवल होगा। इनका क्या होगा, हाई लेवल होगा। अब क्या होगा, इन तीनों का हाई लेवल होगा। तो ईस्ट्रोजन, जैसा कि मैंने कहा कि एक तो रिपेयर में मदद करेगा और दूसरा ग्राफियन फॉलिकल को पुश करेगा। अब क्या करेगा ईस्ट्रोजन जो है, नाउ ईस्ट्रोजन ये सेंड्स पॉजिटिव फीडबैक टू पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देगा। अब पिट्यूटरी क्या करेगा, यहां से रिलीज करेगा किसको, LH को। एक तो बच्चों देखो LH पहले ही हाई लेवल पर है और फिर से LH रिलीज हो गया, तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, अब यहां पर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा LH का, जिसको बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं इसको, LH सर्ज। एक तो पहले ही LH है और LH रिलीज हो गया तो बहुत सारा LH इकट्ठा हो जाएगा और उस कंडीशन को बोलते हैं हम LH सर्ज। अब ये LH सर्ज क्या करेगा, ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा, और रप्चर करेगा तो क्या बाहर आ जाएगा आपका सॉरी, तो रप्चर करने से हमारा ओवम बाहर आ जाएगा। ओवम का बाहर आना ही ओवुलेटरी फेज है। तो यहां रप्चरिंग तक हमारी फॉलिकुलर फेज होती है। इज इट क्लियर टू यू? कुछ खास मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और समझने वाली बात है। तो बच्चों ये थी हमारी सेकंड फेज। अब हम आते हैं थर्ड फेज में, ओवुलेटरी फेज में। तो आप अपना ध्यान मेरी तरफ ही रखिएगा, बोर्ड की तरफ रखिएगा और सुनते रहिए। अब थर्ड फेज आती है हमारी, कौन सी आती है हमारी, थर्ड फेज आती है हमारी ओवुलेटरी फेज। मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक हमारा साइकिल था, ये डे 1 से डे 4 मेंस्ट्रुअल फेज थी, ठीक है जी। अब यहां पर ये 14वां दिन है और ये 13वां दिन है, 13th डे। तो ये जो है ये डे 1 है, ये डे 4 है। यहाँ डे 5 से डे 13 तक, सॉरी, ये जो है यहाँ पर ये जो हमारा डे 13 है, यहाँ पर ये आ गया, दिस इज डे 13। तो 5वें दिन से लेकर के यहाँ तक ये जो फेज है हमारी, दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज, और ये हमारी आ गई मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये 14वां दिन जो है, दिस 14th डे, 14th डे में क्या होगा कि ओवम बाहर आ जाएगा ग्राफियन फॉलिकल से। बस इस फेज को बोलते हैं हम ओवुलेटरी फेज या फर्टाइल फेज। अब इस ओवम से अगर स्पर्म मिल गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, प्रेगनेंसी रह जाएगी। अगर नहीं निकलेगा, अगर मतलब प्रेगनेंसी नहीं रही, स्पर्म नहीं मिला, तो ये ओवम अनफर्टिलाइज्ड फॉर्म में ही बाहर निकल जाएगा इन मेंस्ट्रुअल फेज में। अब जो है थर्ड फेज आती है हमारी, दैट इज ओवुलेटरी फेज या फर्टाइल फेज। ये अकर्स ऑन 14th डे, ये 14वें दिन होती है। ग्राफियन फॉलिकल
फॉलिकल जो कि रप्चर हो चुका होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड रिलीज ओवम फ्रॉम सरफेस ऑफ एन ओवरी। अब ओवरी के सरफेस से ये बाहर आ गया तो हो गया ओवुलेशन। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डे ऑफ ओवुलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसका छोटा सा हिसाब है, अगर 28 दिन का साइकिल है तो आप उसमें से 14 माइनस कर दो, तो क्या आ गया, 14वें दिन आपका ओवुलेशन हुआ। मान लीजिए आपका 30 दिन का साइकिल है, कितना, 30 दिन का साइकिल है, तब भी आपने 14 ही माइनस करने हैं और ये आ जाएगा आपका कितना, 30 में से 14 गया, कितना आ गया 16, तो 16वें डे होगा। अगर आपका 32 दिन का साइकिल है फिर भी आपने 14 ही माइनस करना है तो 18वां दिन। तो आपका जितने दिन का साइकिल होता है ऑन एन एवरेज, 30 दिन का, 28 दिन का, 32 दिन का या 26 दिन का, आपने सिर्फ 14 ही माइनस करना है, उसमें से 14 डेज माइनस करने हैं और जो भी आपका दिन निकल के आएगा दैट इज द डे ऑफ ओवुलेशन। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, ये पेपर नीट में 1-2 बार पहले आ चुका है और आगे भी आ सकता है। तो जितने डेज का साइकिल है उसमें से 14 माइनस करके जो भी डे आएगा दैट इज द डे ऑफ योर ओवुलेशन। ओके डियर, गुड। तो ये हो गया आपका 14th। अब नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट जो फेज है दैट इज ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज क्या है, यहां से ये 15वां दिन है हमारा, 15वें दिन से ये शुरू होगी ल्यूटियल फेज और ये जाएगी आपकी 28 डेज तक। तो यानी 15वां दिन से लेकर के जो 28 दिन का जो पीरियड है दिस इज योर ल्यूटियल फेज। ठीक है बच्चों, तो ये 4 फेज होगी, 1 फेज, 2nd फेज, 3rd फेज, 4th फेज। अब ल्यूटियल फेज में क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए नाउ कम्स द लास्ट फेज दैट इज द ल्यूटियल फेज। अब ये ल्यूटियल फेज यानी पोस्ट ओवुलेटरी फेज या प्री मेस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल, अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हमारा ओवम तो रिलीज हो गया। अब ओवम के बाहर का जो ग्राफियन फॉलिकल था, जो इसका कवरिंग थी ग्राफियन फॉलिकल की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम में कवर होगी। काहे में कन्वर्ट होगी, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो ग्राफियन फॉलिकल चेंजेस टू, ये किस में जाएगा, चेंजेस टू किस में हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, देखो अगर प्रेगनेंसी रह गई तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन ही रहेगा आगे और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता रहेगा और ये प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं रही तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियल फेज में ही डिजेनरेट हो जाएगा और कॉर्पस एल्बिकेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरोन, जनरली बच्चों को क्या लगता है, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी गलतफहमी है एक, ज्यादातर 99% मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा है कि वो बोलते हैं सर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। लेकिन बच्चों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, शायद कोई और ना बता पाए आपको, आप ध्यान से सुने। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को तो रिलीज करता ही है, हाँ बिल्कुल करता है, लेकिन साथ के साथ ईस्ट्रोजन को भी रिलीज करता है। ये आपको शायद पहली बार सुनने में लग रहा होगा या फिर आपको मालूम भी होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन करता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ ईस्ट्रोजन को भी रिलीज करेगा और ये ईस्ट्रोजन कहाँ एक्ट करेगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग पर एक्ट करेगा, उसके माइटोटिक डिवीजन को और इनिशिएट करेगा जिससे कि एंडोमेट्रियल जो आपकी लाइनिंग है वो और यूट्राइन टिश्यू जो है, यूट्राइन लेयर जो है और मोटी होती चली जाए और हेल्दी होती चली जाए। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है एंड ऑल्सो रिलीज ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन कहां करेगा, इट एक्ट्स ऑन एंडोमेट्रियल
एंडोमेट्रियल वॉल, और इससे क्या करेगा, ये यूट्राइन वॉल को क्या कर देगा, फर्दर थिक कर देगा, थिक एंड हेल्दी। तो ये यूट्राइन वॉल को फर्दर थिक और हेल्दी कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बच्चा रह गया तो यूट्रस को स्ट्रांग होना जरूरी है, इसलिए ये उसको करेगा। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, फॉलिकुलर फेज में और ओवुलेटरी फेज में एलएच सर्ज हुआ था हमारा, फॉलिकुलर फेज में हुआ था, और उस एलएच सर्ज के इन्फ्लुएंस से ही ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होकर के ओवम बाहर आया था, याद है, अभी बताया। अब क्या होता है कि ये जो हाई लेवल जो एलएच है, हाई लेवल ऑफ एलएच, क्योंकि एलएच का भी लेवल हाई है, तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट्स, ये क्या एलएच जो है ये स्टिमुलेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, ये फर्दर कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा, और ये फिर से और ज्यादा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। तो यानी कि जैसे जैसे एलएच स्टिमुलेट करता जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम को, और ज्यादा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। अब क्या होगा कि ईस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई लेवल हो जाएगा, समझ रहे। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो गया, अब गेम उल्टी होगी। हाई लेवल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, समझे आप। हाई लेवल हो गया किसका, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। जैसे इनका हाई लेवल होगा, ये एफएसएच के लेवल को और एलएच के लेवल को डिक्रीज करना शुरू कर देंगे, यानी दे इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। अब बच्चों क्या होगा, एफएसएच का लेवल डिक्लाइन हो गया तो फॉलिकल्स तो बनेंगे नहीं, क्योंकि एफएसएच ही फॉलिकल बनाता है, और एफएसएच का लेवल चला गया नीचे तो क्या होगा, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, पल्ले पड़ गई बात। और एलएच का नीचे जाने से लेवल क्या होगा, एलएच मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, और एलएच का लेवल नीचे आ गया तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेन में कन्वर्ट होगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बंद होते ही फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको समझ आ जाना चाहिए। आप नोट्स को देखिएगा ध्यान से, बार बार इस वीडियो को सुनिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट डेप्थ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बाकी का आपको देते हैं। अब ये हाई लेवल आ गया, मैंने आपको बताया था प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का हाई लेवल आ गया। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब ध्यान से जो मैंने अभी बोला वही रिपीट कर रहा हूं। जो हाई लेवल है, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन inhibits secretion of FSH and LH। अब FSH नीचे गया तो क्या होगा, नो फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, और LH नीचे गया तो ये क्या करेगा, LH नीचे जाने से कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीजेनरेट्स एंड चेंजेस टू कॉर्पस एल्बिकेन, कॉर्पस एल्बिकेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये डीजेनरेट हो जाएगा तो यहां से क्या होगा, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन गोज डाउन, और जैसी प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे जाएगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन जब मेंटेन करने वाला ही नहीं रहा तो क्या होगा बच्चों, एंडोमेट्रियल लाइनिंग फिर से डीजेनरेट होगी और फिर से साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन गोज डाउन एंड लीडिंग टू ब्लीडिंग फेज, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन अब जब इसका लेवल नीचे चला गया, आई रिपीट, तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और जब वो मेंटेन नहीं होगी
तो उसके सेल्स डीजेनरेट होंगे, ब्लड वेसल रप्चर होंगी और फिर से पुनः अगेन मेस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेस्ट्रुअल साइकिल। होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। टेक केयर।